कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए अरोमा केमिस्ट्री क्लासेस को और करें अपने PGT एग्जाम्स ऑफ इंडिया का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। ऐप पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज पीजीटी केमिस्ट्री 2010, जैसा कि सभी बच्चे हमारे पीजीटी केमिस्ट्री की तैयारी कर रहे हैं और जो लोग इस ऐप को परचेज करेंगे उनको बहुत ही बेनिफिट होने वाला। आने वाले टाइम पे अनुसार इसी पर लाइव क्लास लेंगे जो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर शुरुआत कर लेते हैं। एक तरफ से हम लोग क्वेश्चन पर चलेंगे और ये क्वेश्चन हम लोगों को इंडिकेशन करेंगे कि आखिरकार हम लोग कौन कौन से, ये मेरा जो कर्सर आप देख रहे हैं, इस कर्सर को हम लोग बहुत अच्छे से यूज कर पाएंगे और बताएंगे कि आपको किस तरीके से क्वेश्चन को करना है। क्वेश्चन नंबर 1 पे चल लेते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि विच इज द प्रेशियन ब्लू। कौन सा इसमें प्रेशियन ब्लू होगा? तो आपको पता होना चाहिए कि Fe थर्ड और Fe सेकंड, यानी कि जो आप नाम जिसे बोलते हैं प्रेशियन ब्लू, ये आपका आयरन थर्ड सॉल्ट होता है पोटेशियम फेरोसाइनाइड का। आयरन थर्ड सॉल्ट ऑफ पोटेशियम फेरोसाइनाइड इज नोन एज, क्या कहलाता है? ये आपका कहलाता है, सिंपली आप इसको क्या बोल सकते हैं कि ये प्रेशियन ब्लू कलर का होता है। इन द फॉलोइंग इन द फॉलोइंग इन द फॉलोइंग रिएक्शन क्या हो जाता है, पढ़ लेते हैं। इन द फॉलोइंग रिएक्शन BOH का होल थ्राइस प्लस H2O, BOH का होल 4 ये बन गया। तो यहाँ पर BOH का होल थ्राइस एक लुईस एसिड की तरह बिहेव कर रहा है, क्योंकि ये H पॉजिटिव को एक्सेप्ट कर रहा है, ये H पॉजिटिव डोनेट नहीं कर रहा है। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इस चीज को, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये चीज आपके लिए। तो इस क्वेश्चन को पिकअप करिए। उसके बाद डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल, एल्कोहल का डिहाइड्रेशन जब होता है तो उसका ऑर्डर कौन सा होना चाहिए, किस ऑर्डर में ये अल्कोहल्स डिहाइड्रेट हो जाएंगे। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो अल्कोहल्स का डिहाइड्रेटिंग ऑर्डर होगा, अगले पेज पर हमें बढ़ना पड़ेगा। इसके लिए अगले पेज पर बढ़ लेते हैं। ये यहाँ पर ऑर्डर दे रखा है, यानी कि इसमें सबसे जो आपको दिखाई दे रहा है, पहले मैं आपको दिखा देता हूँ। पहले मैं आपको ये बता दूं कि इसी वाले पेज पर सिंपल इसी पेज पर अगर मैं देखना चाहूँ, इस वाले पेज पर, तो ये जो कंपाउंड है, फोर्थ वाला जो आपको दिखाई दे रहा है, ये जो फोर्थ वाला है, ये इजीली हाइड्रोलाइज्ड होना चाहिए। इसके बाद सेकंड नंबर इसका आना चाहिए। तो इसके बाद ऑप्शन हम देख लेते हैं, ऑप्शन कौन सा दिया हुआ है। उस ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखिए, सबसे ज्यादा ठीक है, फोर्थ दिया है, फिर फर्स्ट दिया है, फोर्थ है, फिर फर्स्ट है, फिर सेकंड, यानी कि फोर्थ सबसे ज्यादा होगा। और फोर्थ सबसे ज्यादा केवल दो में दे रखा है, फर्स्ट और थर्ड में। और फर्स्ट सबसे कम हो नहीं सकता है, क्योंकि उसके अंदर 2 डिग्री का है। तो इसका मतलब सेकंड नंबर, यानी कि हमारा जो ऑप्शन आएगा निकल के, वो ऑप्शन हमारा थर्ड वाला सही हो जाएगा। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल बन जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन के लिए भी ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। ये बात ध्यान रखिए, 2023 में जो एग्जाम होने वाला है, इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनने वाला है, इसलिए इसका विशेष तौर से आप ध्यान रखेंगे। मिक्सचर ऑफ द C2H5OH एंड CH3CHO कैन बी सेपरेटेड, यानी कि CH3OH CHO, यानी कि दोनों आइडोफॉर्म टेस्ट दे सकते हैं, दोनों को आइडोफॉर्म टेस्ट से हम लोग डिस्टिंग्विश नहीं कर पाएंगे। तो इसका मतलब है फिर हम इसे HCN से करें, तो इसका मतलब है पॉसिबिलिटी नहीं है। तो फोर्थ वाले का जो ऑप्शन एग्जैक्ट आना चाहिए। वैसे यहाँ पर एक चीज मैं आपको और बताना चाहूंगा, इस वाले क्वेश्चन में एक चीज और नोटिस कर लीजिए। ऊपर वाले क्वेश्चन में मुझे याद आ रही है, वो मैं आपको बता देता हूँ कि सबसे ज्यादा जो हाइड्रोलिसिस होता है, सबसे ज्यादा एलाइल होता है, जो स्टेबल कार्बोकैटायन होता है वो एलाइल होता है। फिर 3 डिग्री का कार्बोकैटायन होता है, फिर 2 डिग्री कार्बोकैटायन, यानी कि एलाइल, फिर 3 डिग्री एलाइल, फिर 2 डिग्री एलाइल, इस तरीके से चलते हैं। कार्बोकैटायन स्टेबलाइज हो जाते हैं, फिर 1 डिग्री में आ जाता है, फिर आपका कौन सा हो जाता है, 1 डिग्री एलाइल। यहाँ पर 1 डिग्री मैं लिख देता हूँ, इस तरीके से चलता है। तो यहाँ पर बना करके देख लीजिएगा कि कौन कौन से बन रहा है। तो यहाँ पर एग्जाम्पल इसके नंबर 4 पे आ जाइए कि C2H5 और CH3CHO दोनों को सेपरेट कर सकते हैं। आपके पास बेस्ट एग्जाम्पल है कौन सा, ये आपका एग्जाम्पल NaHSO3 के थ्रू सेपरेट हो जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द एरोमेटिक, कौन से इसमें एरोमेटिक है? तो साफ दिख रहा है कि पहला कंपाउंड आपका Y भी एरोमेटिक है, यानी जो पहला कंपाउंड Y है वो भी एरोमेटिक है। और दूसरा कंपाउंड कौन सा हो सकता है, वो भी मैं देख दे रहा हूँ कि Y भी एरोमेटिक, X भी एरोमेटिक, यानी कि दोनों कंपाउंड आपके एरोमेटिक है। तो यहाँ पर मैं फिफ्थ वाले में लगा देता हूँ ऑप्शन नंबर 4, यानी कि इसको मैं ठीक कर लेता हूँ। ऑप्शन नंबर 4 पर फोकस मुझे करना पड़ेगा। देख लेते हैं, कर्सर भी गायब हो जाता है, बड़ा छोटा कर्सर है साहब। ये ठीक है ना। इसके बाद फॉर द रिएक्शन 2NO प्लस Br2 जो हो रहा है,
वो NOBr चलेगा। तो इसका मतलब हुआ कि यहाँ पर ये रिएक्शन में हेंस द रेट लॉ स्लोएस्ट स्टेप पर डिपेंड करता है। स्लो वाली स्टेप सेकंड वाली है, तो NOBr2 NOBr2 की पावर 1 हो जाएगा, NOBr2 की पावर 1 हो जाएगा, और आपकी इसके NO की पावर 1 हो जाएगी, यानी कि आंसर नंबर इसका थर्ड आना चाहिए। तो फिर जो सिक्स्थ है, सिक्स्थ का आंसर नंबर थर्ड, यानी कि अगर मैं देखूं तो स्लोएस्ट स्टेप जो है, द रेट ऑफ द रिएक्शन डिवाइडेड बाई जो स्टेप होती है, समय हमेशा निकालते हैं स्लोएस्ट स्टेप से निकालते हैं, लेकिन यहाँ पर पूछा है कि द रेट लॉ क्या होना चाहिए। तो रेट लॉ मेरे हिसाब से जो आना चाहिए वो किसके ऊपर डिपेंड करना चाहिए, तो स्लोएस्ट स्टेप ये वाली सेकंड वाली है। मैं चाहूंगा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, कि यहाँ पर अगर मैं देखूं दोनों रिएक्शन को चेक करूं तो यहाँ पर इंटरमीडिएट बन रहा है, और इंटरमीडिएट दोनों में आकर के कैंसिल आउट हो जाएगा, तो टोटल जो रेट निकल करके आएगा वो आपका फर्स्ट के बराबर होगा। तो जैसा कि मैंने पीछे ही बताया और फिर भी दोबारा बता दे रहा हूँ। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 पे चले जाइए। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है वो भी मैं आपको बता रहा हूँ, समझा भी रहा हूँ कि क्वेश्चन नंबर 7 में सिंपल सा, द डेंसिटी ऑफ द नियॉन गैस विल बी हाईएस्ट एट लो टेम्परेचर, क्योंकि पी मैंने फार्मूला यहाँ ड्राइव किया था, Pb इज इक्वल टू nRT, P इज इक्वल टू n अपॉन VRT, और यहाँ पर P इज इक्वल टू DRT बाई M। तो D और PM को अगर मैं देखता हूँ तो डेंसिटी जो होती है वो टेम्परेचर बढ़ने के साथ, टेम्परेचर बढ़ेगा डेंसिटी कम होगी, और टेम्परेचर घटेगा तो डेंसिटी ज्यादा हो जाएगी। तो ये हम निकाल सकते हैं। सब प्रेशर, भाई प्रेशर ज्यादा, डेंसिटी प्रेशर ज्यादा हो टेम्परेचर कम हो, तो उसमें केवल एक ही कंडीशन पॉसिबल है जो सेकंड पे आ रही है। इफ हुन्स रूल इज नॉट फॉलोड बाय द मैग्नेटिक मूवमेंट, तो आपको पता होना चाहिए कि अगर मैं इनके मैग्नेटिक मूवमेंट की बात करता हूं तो 24 इलेक्ट्रॉन को अगर मैं भरने की कोशिश करूं तो 24 इलेक्ट्रॉन मैंने इधर भर रखे हैं, वो आप आसानी से चेक कर सकते हो कि भाई 24 इलेक्ट्रॉन कैसे फिलअप किए गए हैं। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकाल दीजिए। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अगर हुन्स रूल फॉलो नहीं किया गया तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा कि भाई हुन्स रूल न फॉलो होने का मतलब है इलेक्ट्रॉन डायरेक्ट भर दिए जाए, तो यहाँ जोड़े में आ जाएंगे, और यहाँ पर चलेगा तो इसका मतलब है कि जोड़े में नहीं, अगर यहाँ पर ये 5 इलेक्ट्रॉन भरे हैं, यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन भरा हुआ है, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ जोड़े में आएंगे, तो इसका मतलब एक यहाँ बचेगा, एक यहाँ 2 अनपेयर्ड आ जाएंगे। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि यहाँ पर 0 अनपेयर्ड आएगा, और आपसे बोलता हूं कि यहाँ पर 2 अनपेयर्ड आएंगे, फिर यहाँ पर आपसे बोलता हूं कि अगर क्रोमियम का केस चलता है तो यहाँ पर भी अगर हम लोग देखें तो एक अगर हुन्स रूल फॉलो नहीं हुआ तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन कितने आ जाएंगे, 0 आ जाएंगे। तो टोटल मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पर 2 आए, तो इसका मतलब Mn जो पॉजिटिव है, Mn पॉजिटिव, इसका जो मैग्नेटिक मोमेंट होगा उसका ऑर्डर ये होना चाहिए, सबसे ज्यादा होना चाहिए, सबसे ज्यादा होना चाहिए, उसके बाद क्रोमियम का आना चाहिए, और उसके बाद फिर आयरन का। इनका लगभग दोनों का आज बराबर ही आएगा। तो ये कंडीशन आपकी पॉसिबल हो सकती है कि सबसे ज्यादा आपका मैंगनीज का हो जाए, तो ज्यादा मैंगनीज का ये है, ये मैंगनीज का तो यहाँ कम लगा है, यहाँ मैंगनीज का ज्यादा है, किससे ज्यादा है, क्रोमियम से ज्यादा है, क्रोमियम का आयरन के बराबर। तो यहाँ पर ऐसी कंडीशन तो मुझे कहीं दिखाई नहीं दे रही है, तो इसका मतलब है कि मैग्नेटिक मोमेंट हम लोगों को निकाल के आप चेक कर लीजिएगा, कि मैं तरीका आपको बता दिया कि हुन्स रूल फॉलो न करके इलेक्ट्रॉन की फिलिंग आप करा करके चेक कर लीजिएगा। फार्मूला लगा लीजिएगा, म्यू इज इक्वल टू अंडर रूट n+2 हो जाएगा, n+2 बोहर मैग्नेटॉन, जिसकी वैल्यू ज्यादा आएगी उसी हिसाब से आप कैलकुलेशन कर लेना। मेरे हिसाब से आंसर तो यही मैंगनीज का ज्यादा आना चाहिए, फिर भी आप एक बार देख करके मुझे बताने की कोशिश आप करिएगा, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग न्यूक्लियर रिएक्शन इज एन एग्जांपल ऑफ द न्यूक्लियर फ्यूजन, न्यूक्लियर फ्यूजन का एग्जांपल कौन सा है, आप बता सकते हैं कि न्यूक्लियर फ्यूजन में कॉम्बिनेशन होगा, और कॉम्बिनेशन का मतलब हुआ कि केवल हमें कॉम्बिनेशन यहीं पर दिखाई दे रहा है, तो ये न्यूक्लियर फ्यूजन का एग्जांपल मुझे लग रहा है, न्यूक्लियर फ्यूजन का एग्जांपल लग रहा है। तो अच्छा एक चीज और भी देखता हूं मैं, ऊपर वाले की कंडीशन में एक चीज और भी देखूं जरा, पहले एक चेक कर लेता हूं, इसमें एक मुझे याद आ गया कि अगर मैं देखूं तो ये ज्यादा वैल्यू तो नहीं आ सकती है, क्योंकि इन दोनों में 0 0 है, तो ये बराबर हो गई। चलिए ये बराबर हो गई, आयरन डाई पॉजिटिव का, आयरन डाई पॉजिटिव में अगर इलेक्ट्रॉन आपने देखे तो Fe ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, और यहाँ पर 2 2 4, यानी अगर मैं हुन्स रूल फॉलो नहीं करूंगा तो ऐसे ही तो भरूंगा, हुन्स रूल फॉलो नहीं करूंगा तो फिर ऐसे ही तो भरूंगा 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ 0 अनपेयर्ड हो गया। इसमें अगर हुन्स रूल नहीं फॉलो करूंगा तो कैसे भरूंगा, तो देख लो यहाँ पर डी में 5 है, तो इसमें 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5, और इसमें हुन्स रूल नहीं फॉलो हुआ तो वो तो 1 में 1 ही रहेगा, तो यहाँ पर 2 अनपेयर्ड हो गए। इसमें नहीं फॉलो करता हूँ, क्रोमियम वाले केस में हुन्स रूल नहीं फॉलो करूंगा, तो क्रोमियम वाले का आपको पता होना चाहिए कि ये एक्साइटेड कंडीशन में होता है ऐसा, और एक्साइटेड कंडीशन जब नहीं है, 24 है, भर दीजिए आप, यानी 3D में 6 आ जाएंगे, वही 0, ठीक है। मैंगनीज का जो मैग्नेटिक मोमेंट ज्यादा आएगा, इन दोनों का बराबर आएगा, तो मैंगनीज का ज्यादा इन दोनों का बराबर है, तो इसका मतलब आंसर ये ऐसे होना चाहिए था,
ये ऐसे यानी 2 सेकंड वाला आंसर आना चाहिए। तो चलिए ठीक है, देख लीजिएगा। इसके बाद आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है वो भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 10 में द रॉक सैंपल ऑफ द मून कंटेन द इक्वल नंबर ऑफ एटम्स, ये सब दिए हुए हैं, ठीक है ना। उसके बाद इफ द हाफ लाइफ ऑफ द 92 यूरेनियम 230 द हाफ लाइफ दे रखी है, उसका टाइम पूछ रखा है, तो आप टाइम बता सकते हो, सिंपल से वे में टाइम बता दीजिए। आप कैसे बताएंगे? फार्मूला आपके सामने होता है कि T इज इक्वल टू होता है T इज इक्वल टू 2.303 अपॉन लैम्डा ले लीजिए चाहे K ले लीजिए, लॉग इनिशियल कंसंट्रेशन यानी कि नंबर ऑफ एटम्स जो है वो पीबी के शुरुआत में कितने थे और बाद में कितने थे। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 1 प्लस नंबर ऑफ पीबी एटम्स और नीचे आएगा नंबर ऑफ यूरेनियम एटम्स। यहाँ नंबर ऑफ यूरेनियम एटम्स आ जाता है। वैल्यू पुट कर लीजिए। जो वैल्यू पुट करने के बाद मैंने कैलकुलेशन की वैल्यू आपको लिख के दिखाई दे रहा हूँ, कैलकुलेशन आप लोग खुद कर लीजिएगा। यानी कि यहाँ ये हो गया और इतना हाफ लाइफ दे रखा है, तो हाफ लाइफ का मतलब हुआ कि सबसे पहले मुझे निकालना पड़ेगा के, तो के लैम्डा या के ऐसे लैम्डा इज इक्वल टू 0.693 अपॉन हो गया टी हाफ। इससे वैल्यू यहाँ उठा करके पुट कर लीजिएगा और सॉल्व कर लीजिएगा, आपको आंसर यहाँ से मिल जाएगा। नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, यानी कि पीबी का एक ही है और इसका भी एक है। नंबर ऑफ इतने एटम्स यूरेनियम का इतने और इतने एटम्स, आगे नंबर ऑफ एटम्स दे रखा है तो दोनों का 1 1 रख दीजिएगा। ये 1 यहाँ रख देना है, 1 तो ये 1 रह जाएगा, तो log 1 + 1 सॉल्व कर लीजिएगा। इसमें आंसर सेकंड वाला आएगा जो हमने ऑलरेडी कैलकुलेट करके रखा हुआ, फिर भी आप एक बार चेक करके मुझे बता देंगे। तो ये क्वेश्चन नंबर मेरे सामने आ गए हैं, क्वेश्चन नंबर ये आ गया। इसके बाद हम लोग चल लेते हैं, इसके बाद चल लें नेक्स्ट स्टेप पर चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट स्टेप क्या करें। बढ़िया क्वेश्चन है, 2010 का पेपर है। जितने पेपर क्वेश्चन हो पाते हैं अभी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे, इसके आगे कंटिन्यूएशन में आगे बढ़ेंगे। चलिए देख लेते हैं। विच सेट शोज द इनर्ट पेयर इफेक्ट। अरे यार कौन सा सेट इसमें इनर्ट पेयर इफेक्ट शो करता है, तो आपको पता होना चाहिए जर्मेनियम, टिन और लेड, ये सीरीज जो होती है वो इनर्ट पेयर इफेक्ट के लिए ही सफिशिएंट होती है। वेरी गुड। NO3 नेगेटिव इज डिटेक्टेड बाय द रिंग टेस्ट हैज द फार्मूला, तो आपको नाइट्रोसो होता है, तो इसका मतलब ये हो गया और ये वाला आंसर आना चाहिए यहाँ पर। अगर आपको रिएक्शन की जानकारी न हो तो मैं रिएक्शन की जानकारी आपको दे देता हूँ और रिएक्शन की जानकारी आप मुझसे ले लीजिए। सबसे पहले क्या होता है कि अगर मैं कोई सॉल्ट ले लेता हूँ, सपोज कर लेता हूँ कि कोई सॉल्ट लिया मैंने, अमोनियम नाइट्रेट ले लिया, NH4NO3 ले लिया, इसको अगर मैं H2SO4 के साथ में टेस्ट कराऊंगा तो यहाँ पर NaHSO4 बनेगा, साथ में HNO3 बनेगा, ये बना। और जो ये दो HNO3 बना, ये वाटर प्रोड्यूस करेगा, टूटने के बाद NO बनाएगा और साथ में 3 नेसेंट ऑक्सीजन निकलेंगे। ये जो NO बना है, अब ये फ्रेशली प्रिपेयर्ड फेरस सल्फेट डालते हैं तो FeSO4 हो गया, उसमें H2SO4 पड़ा है और साथ में नेसेंट ऑक्सीजन आई, क्योंकि ये सब मिलाया हुआ है मैंने। ये नेसेंट ऑक्सीजन मिला करके SO4 का होल थ्राइस प्लस H2O बनाएगा और ये फिर उसके बाद ये जो NO है वो दोबारा ये जो आपके NO है वो FeSO4 से दोबारा कंबाइन कर लेगा, तो बचा हुआ FeSO4 डॉट क्या हो जाता है, डॉट NO हो जाएगा, डॉट NO। तो ये प्रोडक्ट मिलता है, तो यानी कि ये हमारा फार्मूला फिर रिंग टेस्ट का यही आना चाहिए, यही एक रिएक्शन इंपॉर्टेंट रिएक्शन पे। उसके बाद है ऑन एडिंग Fe डाई पॉजिटिव, तो आपको पता होना चाहिए प्रेसियन ब्लू जो कलर रहता है वो टर्न बुल ब्लू रहता है इसका, इसमें जब मिलाते हैं तो टर्न ब्लू रहेगा, तो टर्न बुल ब्लू कलर आप इसमें टिक कर लीजिए। एक्सेस ऑफ द, उसके बाद क्वेश्चन चल लेता है, एक्सेस ऑफ NaOH एडेड विल सेपरेट, किसे सेपरेट करता है एक्सेस ऑफ NaOH, तो एक्सेस ऑफ NaOH जो होता है वो ये इनसॉल्युबल बना लेता है। ये भाई अब ये वाला कलर दे देगा, तो इसका मतलब अगर दोनों की रिएक्शंस को देखा जाए तो इसका मतलब जब NaOH एक्सेस में ऐड करेंगे तो NaOH ऑन एडिशन इन एक्सेस, तो क्या होगा कि जो AlOH का होल थ्राइस है ये सोडियम मेटा एल्यूमिनेट बना देता है, जबकि मेटा एल्यूमिनेट सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स बन गया एक्सेस में, और FeOH का होल थ्राइस ये सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स नहीं बनाता, ये इनसॉल्युबल ही बनाता है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। इसके बाद चल लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ड्यू टू द लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन जिरकोनियम हाफनियम, यही दो ऐसे होते हैं जिनका साइज इक्वल माना जाता है, तो इनका आप साइज इक्वल मान लीजिए। द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ द आयरन, आयरन की प्योरेस्ट फॉर्म आपको पता है कि रॉट आयरन प्योरेस्ट फॉर्म में गिना जाता है।
इसके बाद द मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट, द मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द लैंथेनॉइड, लैंथेनॉइड की सबसे ज्यादा कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट +3 होती है, +2 +4 भी पॉसिबल है देखी गई, लेकिन कॉमन में +3 ही आंसर लगाते हैं। विच ऑक्साइड विल नॉट गिव द मेटल ऑन हीटिंग, कौन सा ऑक्साइड मेटल नहीं देता हीटिंग पर, तो आपको पता होना चाहिए कि भाई साहब अगर मैं इसे गर्म करता हूं थर्मल स्टेबिलिटी के अकॉर्डिंग अगर मैं देखता हूं तो जिनको डिकम्पोज नहीं कर सकता हूं उसमें आपके सामने ZnO है। आपको अगर Ag2O है तो ये AgO में Ag में टूटेगा, O2 देगा, HgO जो Hg में टूटेगा, O2 देगा, लेकिन आपको बहुत अच्छी तरीका बता देता हूं, यहां से BaO, ZnO, Na2O और उसके बाद Al2O3 ये टूटने पर डिकम्पोज नहीं, हीट करने पर डिकम्पोज नहीं होते, ठीक है, ये डिकम्पोज नहीं होते, तो इनमें से कोई भी अगर आता है तो आप इसको हटा दीजिए वहां से कि ये डिकम्पोज नहीं होगा, मेटल नहीं दे सकता। इन द सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड, सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड जो है वो क्या कह रहा है कि ऑक्सीडेशन स्टेट देखना है, तो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑक्सीजन की तो यहाँ पर +5 हो गई, 5 माइनस और ये प्लस हो गई, तो 3 और 3 और 2, 3 5 और 2 5 और 1 5 और 3 2 आएगी, ठीक है, यानी 5 ये माइनस की हो गई और 2 और 1 3 प्लस की हो गई तो 2 आ जाएगी, तो इसकी 2 आ रही तो दोनों करेक्ट है, NO इज लिगेंड है पॉजिटिव, बिल्कुल एक्यूरेट आंसर है, इसी को आप लगा लीजिए। विच वन आउट ऑफ द फॉलोइंग इज द स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडेंट, इसमें से कौन सा स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडेंट है, तो स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडेंट इसमें से आप बता सकते हैं कि कार्बन एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होता है, लेकिन अब ऑक्सीजन क्लोरीन फ्लोरीन में जो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है वो फ्लोरीन को माना जाता है। द सॉल्युबिलिटी ऑफ सिल्वर कार्बोनेट इज इतना मोल पर लीटर, द सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ द कंपाउंड इज इतना, तो सॉल्युबिलिटी ऑफ द सिल्वर यानी कि फार्मूला आप लगा दीजिए, सिल्वर कार्बोनेट है तो S यानी कि यहाँ पर आ जाएगा S इज इक्वल टू KSP इज इक्वल टू S² हो जाएगा, तो सिंपल सा बात है इसका S² कर दीजिए तो 10⁻⁴ निकाल लीजिए, सिंपल KSP इज इक्वल टू हो जाएगा, KSP इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पर सिल्वर कार्बन KSP इज इक्वल टू √10⁻⁴ हो जाएगा, इसको सॉल्व करिए, S² KSP इज इक्वल टू S² होना चाहिए ना। द सॉल्युबिलिटी ऑफ सिल्वर कार्बोनेट इज 1, अच्छा मोल पर लीटर है, और मोल पर लीटर में तो फिर 22 में का गलत क्यों आ रहा है भाई, मोल पर लीटर में तो आंसर फिर यही आना चाहिए, चलो देखते हैं, हमें लग रहा है कि सिल्वर कार्बोनेट है, इसमें तो आंसर आएगा नहीं, अच्छा वो Ag2CO3 होगा, सॉरी मतलब इसको हम Ag2CO3 लिखना चाहिए था, चलिए खैर कोई नहीं, तो इसका मतलब हो गया आपका 4S यानी कि KSP इज इक्वल टू हो गया 2S का होल क्यूब, यानी 2S का होल क्यूब करते हैं नहीं तो यहाँ हो जाएगा आपका 2S का स्क्वायर इंटू S, तो ये हो गया आपका 4S क्यूब, ये आएगा 4S क्यूब आ गया। अब 4S क्यूब में अगर आप देखेंगे तो इसका मतलब ये हो गया क्यूब 4 3 12, फिर तो आंसर पहला वाला सही है, टिक कर लीजिएगा इसे। द करेक्ट IUPAC नेम ऑफ द CH3 CH2 CN 1 2 3 प्रोपेन नाइट्राइल हो जाएगा, तो प्रोपेन नाइट्राइल लगा लीजिए, तो ये आपका प्रोपेन नाइट्राइल हो जाता है। तो इस तरीके से बहुत ही अच्छे इफेक्टिव क्वेश्चन है, 2010 में आया था ये पेपर, और वही पेपर 2010 का है जिसे आप देख सकते हैं, हमारा आपकी स्क्रीन पर भी ये पेपर दिखाई दे रहा है, इसमें घबराने की कोई जरूरत नहीं है, अब आराम से आप इसे करिए, समझिए और आप इसे कर भी सकते हैं, कोई ऐसी प्रॉब्लम इसमें नहीं आएगी, जहां तक मुझे अपना आइडिया है, मुझे अपना अनुमान है, वो कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर 24 पे चले आइए, विच वन आउट ऑफ द फॉलोइंग इज ए न्यूक्लियोफाइल, कौन सा इसमें न्यूक्लियोफाइल, विच वन ऑफ द फॉलोइंग न्यूक्लियोफाइल है, तो ये भी इलेक्ट्रोफाइल, ये इलेक्ट्रोफाइल, ये इलेक्ट्रोलाइट, तो न्यूक्लियोफाइल तो यही हुआ ना, ये भी देख लीजिए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिएजेंट इज यूज्ड टू कन्वर्ट, ये इसमें कन्वर्ट, तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए सबसे अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की जरूरत पड़ेगी, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या डिहाइड्रेटिंग, तो ऑक्सीडाइजिंग तो इसमें कोई है नहीं, डिहाइड्रेटिंग एजेंट कॉपर और 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है। इस रिएक्शन को अगर देखेंगे तो इसका मतलब है कि यहाँ पर सिंपल सा आपको पता होना चाहिए कि ये कंपाउंड इस कंपाउंड में कन्वर्ट हो रहा है, डबलिंग हो रही है, तो आपको याद आ जाना चाहिए कि ये कंपाउंड तभी पॉसिबल होता है जब इसके 2 मॉलिक्यूल हम लोग यहाँ पर ऐसा इसी का दूसरा मॉलिक्यूल ले लें और इसी के दूसरा मॉलिक्यूल से इसको गर्म कर दें कंसंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में, तो फिर इसका मतलब ये बन जाएगा ये कंपाउंड, ध्यान रखिएगा इसे। इसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ द रिसोर्सिनॉल, देखिए मैंने बोला भी था कि वीडियो में रिसोर्सिनॉल आ चुका है, रिसोर्सिनॉल देखिए 2000 मेरे अगर लाइव क्लास में देखोगे तो मैंने बोल रखा है कि रिसोर्सिनॉल आ चुका है, तो रिसोर्सिनॉल जो पड़ोस में लगे होते हैं वो आपका कैटिचॉल कहलाता है, उसके बाद अल्टरनेट लगे हों तो अल्टरनेट में यही दिखाई दे रहा है वो रिसोर्सिनॉल कहलाएगा। तो इस क्वेश्चन को भी हमने कर दिया, देखिए द अमाउंट ऑफ द एनर्जी करस्पॉन्डिंग टू द एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स
इन अ रिएक्शन इज नोन एज, कौन सी रिएक्शन है जो 28वें क्वेश्चन पे देखिए, द अमाउंट ऑफ एनर्जी करस्पॉन्डिंग टू द एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स में एक्टिवेशन एनर्जी ही इन्वॉल्व होगी। और इसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट एसिडिक इन नेचर, कौन सा सबसे ज्यादा एसिडिक होगा, तो नाइट्रो। ये क्वेश्चन भी मैंने करा रखा कि नाइट्रो कि अगर हम लोग देखते हैं तो ये नाइट्रो वाला जो होगा ज्यादा, क्योंकि बाकी अगर क्लोरो देखें, ये देखें सब सपोर्टिंग लगे, क्लोरो उतना ज्यादा इफेक्टिव होता नहीं है, तो यहाँ पर नाइट्रो का ऑप्शन ही हमारे लिए उचित माना जाएगा और सही ऑप्शन वो है भी। Which indicator is used in the stabilization of the Na2CO3, तो इसमें मिथाइल ऑरेंज को यूज करते हैं, ये भाई साहब आपको याद होना चाहिए, तभी संभावना हो सकती है इस क्वेश्चन की, तो ये कर सकते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 30 हो गया आपके सामने। इसी तरीके से कंटिन्यूएशन में चल रहे हैं हम लोग, अब ये 2-3 क्वेश्चन अभी और करेंगे, जल्दी से ये पेज और कर लेते हैं, इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में डाल दूंगा, आप बेफिक्र होकर इसे सॉल्व करते रहिए, पूरा पेपर सॉल्व करा दूंगा। 31 पे चले आइए, तो ये हाफ लिखा हुआ है, तो यानी कि अगर मैं इसको देखता हूं तो 1/2 आ जाएगा, तो मतलब 2 ऊपर आना चाहिए, तो सिंपल सी बात है कि -dA/dt ये हो जाएगा। और ये अगर मैं लिखना चाहूं तो एक पॉसिबिलिटी हो सकती है कि माइनस का 1/2 ये हो गया आपका dA/dt हो गया, इज इक्वल टू यहाँ कितना आधा कर दीजिए, हाफ, और यहाँ dB/dt हो जाता है, ये हो गया सिंपल। अब हम लोग क्या कर लें कि भाई इसे ऊपर ले जाएं, इसे ऊपर ले जाएंगे, फिर वापस नीचे लाएंगे, भाई ये तो ऊपर आ गया, तो ये हो गया आपका माइनस का 2dA हो गया, माइनस का 2dA/dt इज इक्वल टू हो गया 1/2 dB/dt हो गया, तो ये आपका नीचे यानी 1/4 वाला ऑप्शन इसमें सही आ जाएगा। तो 1/4 वाला ऑप्शन, तो ये जब ये इधर आ जाएगा तो ये आंसर फिर आना चाहिए, सेकंड वाला आना चाहिए। ये चले आइए, इसके बाद द हाफ लाइफ पीरियड, the half life period of the third order reaction is, the half life period of the third order reaction is inversely proportional to the square root of its concentration। तो थर्ड पीरियड का तो यही होता है, मैंने लिखवाया भी है आपको, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ द कंसंट्रेशन। बहुत अच्छा क्वेश्चन। इन द फॉलोइंग सीक्वेंस द प्रोडक्ट इज, तो पहले वाले में तो रिडक्शन हो गया, अल्कोहल हो गया ना, H2PD से कराओगे तो अल्कोहल हो गया, फिर सोडियम इथॉक्साइड हो गया, और उसके बाद CH3I से कराओगे तो ईथर बन जाना चाहिए, तो इसका मतलब यहाँ पर फिर ईथर बना लीजिए आप। इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन चेंज इन द एंट्रोपी इंक्रीज, एंट्रोपी कहाँ इंक्रीज कर रही है, तो यहाँ देखो कितने, यहाँ लिक्विड से एक ही एक दोनों तरफ रह रहा है, यहाँ पर 2 से 3 हो रहे हैं, यहाँ पर उसके बाद देखिए अमोनिया में 2 से ये अमोनिया में कंबाइन हो ही नहीं सकता, यहाँ पर N2 5 से ये गैस बना, ये गैस बना, तो यहाँ गैस बन रहा है, यहाँ पर 2 गैस बन रहे हैं, एक गैस, यानी कि इसका मतलब है 34 के आंसर में थोड़ा सा डाउट मुझे लग रहा है। 34 के आंसर में N2O5 गैस है, ये गैस, यहाँ पर 2 गैस बने, यहाँ 2 गैस बने, तो यहाँ 1 था और यहाँ 2 बन गए, लेकिन यहाँ पर 2 थे, यहाँ पर 1 बना नहीं, यहाँ भी नहीं हुआ, यहाँ 2 थे नहीं, ठीक है, फिर इसका मतलब यहाँ 2 से 1 से 2 की तरफ जा रहा है, यही इंक्रीज में आ जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विच when a metal dips in a solution consisting of its own ion, the combination work as a positive electrode due to, किसकी तरह से पॉजिटिव इलेक्ट्रोड काम करेगा, तो 35वें क्वेश्चन पे इसका मतलब है ऑस्मोटिक अगर बढ़ा दीजिए, ऑस्मोटिक प्रेशर अगर बढ़ा दीजिए तब कंडीशन एक पॉसिबल है। इसका मतलब है कि 35 में बढ़ाने का मतलब है मोर ऑस्मोटिक प्रेशर वाला ऑप्शन सही लगा दो। एस्पिरिन इज ऑब्टेन्ड बाय द रिएक्शन ऑफ द CH3COCl विद सैलिसिलिक एसिड, बहुत फेमस क्वेश्चन में चला जाता है। द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड अमंग द फॉलोइंग, इसमें से कौन सा ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है, तो जहां पर फ्लोरीन लगा है तो ये ऑटोमेटिकली बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, क्योंकि माइनस आई इफेक्ट ज्यादा होगा। इथाइल अल्कोहल इज ऑब्टेन्ड बाय द रिडक्शन ऑफ द एसिटाल्डिहाइड विद द रिएजेंट, एसिटाल्डिहाइड H2 से करा दो, यहाँ पर एल्केन बन जाता है, यहाँ पर भी तो ये नहीं पॉसिबल है। अ गैस मिक्सचर कंटेन्स 50% हीलियम एंड 50% मीथेन बाय द वॉल्यूम, द परसेंट बाय द वेट ऑफ द मीथेन, ये कैलकुलेशन करना पड़ेगा, तो इसको आप कैलकुलेट करके मुझे बता दीजिएगा, भेज दीजिएगा सर इसकी कैलकुलेशन आ रही है। तो सिंपल सा है, बहुत टिपिकल तो नहीं है क्वेश्चन, हालांकि आपको हिंट में दिए दे रहा हूँ कि 39 वाले में आपको क्या करना है। अब मिक्सचर ऑफ द गैस कंटेन्स 50%, दोनों का परसेंटेज इसका सपोज कर लेना, तो वेट बाय मीथेन निकाले ना, पहले नंबर ऑफ मोल्स बना के निकाल दो या डायरेक्ट निकाल दो, तब भी पॉसिबिलिटी हो जाएगी। इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना, इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना, दोनों को कंबाइन करके आप घटा दीजिए, आ जाएगा आंसर ऐसे भी। तो इसको कैलकुलेशन करके मुझे भेजिएगा। तो ये मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस 2010 के कराए हैं, बचे हुए क्वेश्चन फिर आपको एक बार मैं वीडियोस में भेज दूंगा। इसको देखिए, करिए, प्रैक्टिस करिए और मेहनत करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, यही हम उद्देश्य है। आपका सिलेक्शन मेरा उद्देश्य है, देखना इस सीरीज को मैं वहां तक पहुंचा दूंगा जहां तक आप चाहते हो। फिर मिलेंगे, थैंक यू।